नमस्कार मित्रों, एकलव्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं मित्रों आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी विषय अध्यापक जो अपने एकलव्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो क्लासेस चल रही है उनको आप समय समय पर उनका लाभ ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मित्रों, एकलव्य क्लासेस की पूरी टीम मित्रों बहुत ही जोश के साथ में, दमजम के साथ में आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध होकर के रात दिन मेहनत करके मित्रों ये क्लासें आपके लिए तैयार कर रही है। और हमारा एक ही उद्देश्य है, संस्था का एक ही उद्देश्य है कि आपकी तैयारी के अंदर, आपके सिलेक्शन के अंदर एक गिलहरी के रूप में हमारा भी एक छोटा सा एक सहयोग हो मित्रों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब क्लासें देखोगे मित्रों। आप सब्सक्राइब करो या लाइक करो या ना करो, परंतु क्लास को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना मित्रों, है ना। क्योंकि ये जो क्लासेस बनाई जा रही है मित्रों, बहुत मेहनत की जा रही है उनके बच्चे, इनको मतलब PYQ MCQ क्वेश्चन को मिला करके इन क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा टॉपिक आपका हम क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों, है ना। दूसरी बात ये होती है मित्रों कि आप जो तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जो मैटर आपको दे रहे उसके ऊपर विश्वास, पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा मित्रों। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है और उसने सिलेक्शन ले लिया। आपके पास में अभी वर्तमान में जो भी मैटर है, चाहे आप यहाँ पढ़ रहे हो, हम PYQ MCQ करवा रहे हैं और आपके पास में है, सबसे पहले इस मैटर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं वहां से प्रश्न आएगा। अब आप किताब पढ़ रहे हो या क्लास पढ़ रहे हो और उसके ऊपर आपको विश्वास ही नहीं कि प्रश्न कहां से आएगा, तो ऐसी तैयारी करने पर मित्रों हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि उस कोई भी पुस्तक हो, एक बुक हो, उसको अपने को 10 बार पढ़नी है, ना कि एक पुस्तक को एक बार पढ़ के साइड में फेंक दी और इसके बाद में मार्केट में जो अभी बाजारीकरण बहुत हो गया मित्रों, हर किताब के अंदर कुछ नई चीजें ला करके हमको परोसी जा रही है और हम नई चीजों के बदले उन किताबों को उठा लेते हैं मित्रों, ले आते हैं खरीद करके, और न तो उनको पढ़ते हैं ना हमारे पास में जो पूर्व वाली पुस्तकें हैं, नोट्स हैं, उनको भी हम पढ़ते नहीं मित्रों। और जिन प्रश्नों के पीछे आप भाग रहे हो, कि जिन 2-3 नए प्रश्नों को देख करके जिनको ढूंढने के लिए आप संकलन कर रहे हो, वो प्रश्न एक्चुअली परीक्षा में आते ही नहीं मित्रों, है ना। परीक्षा में कौन से प्रश्न आते हैं वो देखने के लिए आप पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको उठाइए मित्रों। आप जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हो, आप हिंदी की कर रहे हो, आप इंग्लिश की कर रहे हो या संस्कृत की कर रहे हो, तो आप सबसे पहले तो जो आपका पुराने पेपर है उनको उठा के देखिए मित्रों, ना कि उन क्वेश्चनों के पीछे पढ़िए जो अभी आपको कहीं किसी बुक के अंदर, मार्केट की बहुत सारी पुस्तकें मित्रों जिनको बेचने के लिए उनके अंदर नई चीजें डाली जाती है ताकि बच्चा आकर्षित होकर के उनको खरीद ले मित्रों। तो बस यही बात बताना चाह रहा था कि सबसे पहले तो आप जो पढ़ रहे हो, आपको जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर भी आपको विश्वास करना है मित्रों, है ना। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है ना, कि परीक्षा के अंदर अगर जो आपको विश्वास है कि मैंने ये जो पढ़ा है वहां से जो प्रश्न आएगा मैं गलत नहीं करूंगा, तो आप भले वो प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं आता है फिर भी उसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप मार्केट की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते रहोगे फिर भी हमारा सिलेक्शन मित्रों नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और राजनीतिक विज्ञान सभी कक्षा जो आ रही है उन सबको देखोगे मित्रों और इन सबका लाभ उठाओगे। आपके जो मित्र हैं उनको भी इस क्लास को शेयर करोगे मित्रों। तो इसी के साथ में आज मित्रों आपने थंबनेल देख लिया होगा, मुख्य टॉपिक पे आते हैं। MCQ इतिहास की जो सीरीज शुरू करना जा रहा हूं मित्रों, जो कांस्टेबल है, अभी आगामी परीक्षा पटवारी है, रीट है, L1 L2, इसके बाद में RPC सेकंड ग्रेड है, उन सब के लिए मित्रों बहुत उपयोगी और कारगर साबित होगी मित्रों ये क्लास से। तो जुड़िएगा साथ में, आगे देखिएगा। देखो मित्रों, ये कोटेशन लगा दिया सर ने, मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकंदर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी मित्रों। तो ये कोटेशन यही कहना चाह रहा है कि हमको यारी किताबों से करनी मित्रों, है ना। तो किताबों को अपना मित्र बनाना है और किताबों के साथ में ही सोना है, उनके साथ में ही जगना है मित्रों। तो अभी के लिए चतुर्थ श्रेणी से लगा करके RS तक की मित्रों वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी है। इस बार भर्तियों का वर्ष कहा जा सकता है इसको, इसमें भर्तियों का वर्ष कहने
पर भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मित्रों, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी से लगा करके आरएस तक की वैकेंसी आई है। जिस फील्ड में आप किसी के दिमाग में आ गया कि कंडक्टर बनना है तो कंडक्टर की भी आई है, किसी को रोडवेज चलवानी है तो रोडवेज की भी वैकेंसी आई हुई है। मतलब जो विभाग देखो उसके अंदर वैकेंसी आई है, परंतु जरूरत है तो हमको सिर्फ दमदार तैयारी की मित्रों। तो जुड़िएगा साथ में। आज हम बात कर रहे हैं मित्रों एकीकरण की, और एकीकरण के जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस टॉपिक में मित्रों पीवाईक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने मिक्स किए हैं, शामिल किए हैं, और मेरा मुख्य फोकस रहेगा कि इस प्रश्नों के माध्यम से मैं आपका पूरा टॉपिक क्लियर कराऊं मित्रों, और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाए, ऐसी मैं मित्रों यहाँ पे आपको तैयारी करवाना चाह रहा हूँ। परंतु जरूरत है तो आपको क्लास के अंत तक बने रहने की मित्रों। क्लियर? तो देखिएगा आपको आंसर भी इसका साथ साथ में देते जाना मित्रों। देखिएगा राजस्थान संघ का निर्माण, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? देखिएगा ऑप्शन पहला धौलपुर के महाराजा, सिरोही के महाराजा, करौली के महाराजा और महाराकोटा। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? देखिएगा मित्रों, तो यहाँ पे देखना साथ में आपको कि बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 25 मार्च 1948। इसकी बात करें मित्रों, इसका नाम क्या था? राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। और आगे बात करें मित्रों, इसमें कौन कौन सी रियासतें बनाई थी जो साथ में जोड़ी हुई थी रियासतें? तो देखिएगा इसमें कि ये अपना राजस्थान है मित्रों, ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान की मित्रों बात करें अपन यहाँ पे, तो ये वाला जो भाग है, पूर्व वाला भाग है जो, उनकी सभी रियासतों को मिलाकर के हमने क्या बनाया था मित्रों? राजस्थान संघ, या इसी को अपन क्या कहेंगे? पूर्व राजस्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? पूर्व राजस्थान। देखिए रियासतें कौन कौन सी, कभी कभी हमको रियासत का भी पूछ लेता है मित्रों। प्रश्न के ऊपर आएंगे, प्रश्न का आंसर जरूर देंगे, पर उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसके बारे में। देखिएगा रियासतों की मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा वागड़, इसके बाद में हाड़ौती, इसके बाद में यहाँ पर शाहपुरा और किशनगढ़। देखिएगा ये प्रश्न जो पूछ रहा है मित्रों, वो हमारे कौन से चरण की बात कर रहा है? तो यहां पर हमारे कौन से चरण की बात की है मित्रों? द्वितीय चरण की बात की है। प्रश्नों को देख करके ही हम समझ जाएंगे यहाँ पे कौन से चरण की बात की है। दूसरे चरण की बात करें मित्रों यहाँ पे, तो वागड़, हाड़ौती, शाहपुरा और किशनगढ़, इसके साथ में अब हमको यहाँ पे याद करनी है कि हमारी इसमें रियासतें कौन कौन सी मित्रों? तो वागड़ की कौन कौन सी रियासतें? तो आप सबको पता है मित्रों, नहीं भी पता हो तो ट्रिक बता रहा हूं कि वागड़ के अपने जो लोग हैं उनको बीड़ी पीने का ज्यादा शौक होता है मित्रों। तो यहां पर मैं एक ट्रिक लूंगा कि बीड़ी पी, क्या पिलानी है इसको? बीड़ी पिलानी। हाड़ौती में कौन कौन सी है? बात करें यहां पर बी से क्या हो गया अपना बांसवाड़ा, बी से क्या हो गया डूंगरपुर, पी से क्या हो गया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। देखिएगा हाड़ौती में हाड़ावंश की 3 रियासतें मित्रों, कौन सी? कोटा, बूंदी और एक कौन सी होगी? झालावाड़। क्लियर? शाहपुरा, किशनगढ़। इन सब के बीच में, इन बीचों बीच एक रियासत पड़ती है मित्रों जिसका नाम है टोंक। राजस्थान की एकमात्र कैसी रियासत है मित्रों? मुस्लिम रियासत है, जिसका राजस्थान की एकीकरण के अंदर विलय कब हुआ था? तो इनका बात साथ में यहाँ भी जोड़ो मित्रों। तो ये जितनी भी रियासतें वो किसके अंदर हमारा आती हैं? अपने इनको मिलाकर के क्या बनाते हैं हम? राजस्थान संघ। इसी के अंदर दूसरे चरण में
राजस्थान शब्द के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से चरण में किया गया था मित्रों? दूसरे चरण में। ध्यान रखने योग्य बात है ना। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे अब बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर आ गया, प्रतापगढ़ आ गया मित्रों। तो राजस्थान का जो कुशलगढ़ ठिकाना है, कुशलगढ़ ठिकाना, वो भी किन के अंदर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? कुशलगढ़ ठिकाना। ये तो बात होगी मित्रों हमारे यहाँ पे रियासत है, कौन कौन सी रियासत है। बात करें अपन यहाँ पे, तो इसका राज प्रमुख किसको बनाया था? तो राज प्रमुख मित्रों बात करें अपन यहाँ पे, तो इसका भीम सिंह जी को बनाया था। और भीम सिंह जी कहाँ के थे? भीम सिंह कोटा। कहाँ के थे? ये कोटा के थे। इसके बाद बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोकुल भाई असावा। क्या नाम है मित्रों? गोकुल भाई असावा। और गोकुल भाई असावा कौन सी रियासत से थे? यूं भी कितनी बार प्रश्न पूछा है मित्रों। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया? राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, जिसमें महाराज प्रमुख, सॉरी यहाँ पे बात करें तो इसको काटिएगा, है ना, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस हो गया यहाँ पे, इसको काट लेना। महाराज प्रमुख नहीं, अपना क्या देखना है मित्रों? राज प्रमुख किसको बनाया गया? RS प्री के अंदर पूछा गया प्रश्न। तो देखिएगा मित्रों, अब राजस्थान संघ की बात कर रहे हैं, धौलपुर महाराजा नहीं होगा, सिरोही महाराजा नहीं होगा, करौली महाराजा नहीं होगा, आंसर क्या होगा? कोटा महाराजा। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? भीम सिंह जी कहाँ के थे मित्रों? कोटा। तो अपना सही आंसर क्या बैठ जाएगा? महाराव कोटा। और कौन थे कोटा के? ये लोग। थोड़ा और आगे देख ले अधिक जानकारी के लिए मित्रों, तो देखिएगा शाहपुरा के गोकुल भाई असावा थे, पर ये कहाँ के थे मित्रों? ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा हुआ है कि कहाँ के निवासी थे? कहाँ के थे मित्रों? शाहपुरा। इस राजस्थान संघ का मित्रों बात करें कि इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, तो देखिएगा इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? इसका उद्घाटन मित्रों कहाँ पर हुआ था? कोटा दुर्ग में होता। कहाँ पे होता है? कोटा। कौन करता है मित्रों? तो NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल जी थे हमारे, जिन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो ये मित्रों मोटी मोटी बात हमारे पास में होगी। और अगर जो देखना है मित्रों, तो इनकी आय कितनी थी? यूं प्रश्न पूछ सकता है हमको भी कि द्वितीय चरण में इनकी आय कितनी थी मित्रों? तो इनकी टोटल आय कितनी थी मित्रों? कितनी थी? 2 करोड़ रुपए। कितनी थी? 2 करोड़। तो देखिएगा अपने क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? महाराव कोटा। आगे बढ़े मित्रों, ये उनके बारे में अन्य जानकारी है। इतनी प्रकार की रियासत थे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। एक ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ ठिकाना। हाड़ौती में कोटा, झालावाड़ा, बूंदी, और शाहपुरा और कौन सा? किशनगढ़। क्लियर? देखिएगा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा मित्रों, आपके सामने डिस्प्ले पे क्वेश्चन है, सामने देखिएगा। आंसर आपको किसी प्रकार का कोई लगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है मित्रों, है ना। देखिएगा 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में संयुक्त राजस्थान संघ, देखिएगा ध्यान से देखना, संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और चौथा कौन सा है? इंदिरा गांधी। देखिएगा आंसर देंगे अपन शांति से, है ना। देखिएगा बात करते हैं अपन यहाँ पे संयुक्त राजस्थान संघ। देखिएगा जब ऐसा नाम आए तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी इंग्लिश में नाम आ जाता है बच्चे घबरा जाते हैं, यार ये क्या है। देखिएगा मित्रों, इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, ये इसी का नाम है ना, कोई अलग नाम नहीं है मित्रों। क्लियर? देखिएगा संयुक्त राजस्थान संघ। अब आप मुझे बताइए कि संयुक्त राजस्थान संघ की जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? ये कह रहे हैं 18 अप्रैल 1948 में। तो बात करें अपन यहाँ पे, इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी की बात करें अपन यहाँ पे, तारीख यहाँ पे लिखी हुई इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। राजधानी किसको बनाया था? उदयपुर को बनाया था। क्लियर? इसके बाद में प्रधानमंत्री किसको बनाया था? प्रधानमंत्री मित्रों माणिक्यलाल वर्मा को बनाया था। किसको बनाया था? माणिक्यलाल वर्मा। आगे बात करें मित्रों कि एक राज प्रमुख किसको बनाया था? तो राज प्रमुख हमारे महाराणा भूपाल सिंह जी को बनाया था। किसको बनाया था? महाराणा भूपाल सिंह।
ठीक है मित्रों, देखिएगा। इसके बाद में बात करें अपन यहाँ पे, इनका उद्घाटन कहां पर हुआ था? इनका उद्घाटन मित्रों बात करें तो कहां पर हुआ था? उदयपुर में। और उद्घाटन करने के लिए अब आप ही सोचो मित्रों कि यहाँ पे मेवाड़ जैसी रियासत है जिन्होंने अन्य सभी रियासतों के साथ में मिलने से इनकार कर दिया था, अकेले रियासत आई थी मिलने के लिए, अकेले मिली थी, और अकेला उनका क्या है? चरण है मित्रों। क्योंकि एक राजस्थान भारत की या विश्व की सबसे पुरानी रियासत है मित्रों, जहाँ के शासक की बात करें अपन तो जो अपने नाम के आगे इनकी उपाधि कौन सी लिखी थी? महाराणा की उपाधि, महाराणा भूपाल सिंह। उद्घाटन और उद्घाटन करने के लिए कौन आते हैं मित्रों? यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। कौन आते हैं? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर मित्रों? आगे और बात करें अपन यहाँ पे तो इनकी महाराणा भूपाल सिंह की बात करें तो इनका जो प्रीवी पर्स था, सर प्रीवी पर्स किसको कहा जाता है? प्रीवी पर्स मतलब ये एक तरह का क्या था मित्रों? शाही भत्ता है। यानी राजा को बात करें तो उनको जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उस समय उनको पेंशन मिलती थी, एक तरह की शाही भत्ता या शाही पेंशन भी कह सकते हैं इसको अपन यहाँ पे। तो ये कितनी मिलती थी? तो इसमें एक नियम था मित्रों कि 10 लाख से ज्यादा किसको नहीं मिलेगी। परंतु यहाँ पर बात करें अपन यहाँ पे तो प्रीवी पर्स अपने मेवाड़ के जो महाराणा थे उनको कितने लाख रुपए दी थी? 20 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए तो प्रीवी पर्स के तौर पर 10 लाख क्या था? प्रीवी पर्स। 5 लाख रुपया राज प्रमुख का वेतन और 5 लाख रुपया किनके लिए? धार्मिक कार्य के लिए। क्लियर मित्रों? ये हमारे यहाँ पे संयुक्त राजस्थान संघ की बात हम लोगों ने कर ली मित्रों। तो देखिएगा यहाँ पर आंसर बताइए आप क्या होगा आंसर? आंसर हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा, इंदिरा गांधी नहीं होगा, इंदिरा गांधी जी नहीं होगा। आंसर क्या होगा मित्रों? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? देखिएगा और आगे बढ़े, आगे बात करें मित्रों अपन यहाँ पे तो उम्मीद करता हूं आपको सब ये बातें समझ में आई होगी। संयुक्त राजस्थान संघ की बात कर रहे हैं, राजस्थान राजधानी उदयपुर, माणिक्यलाल वर्मा उसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे, राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जिनको वंशानुगत आजीवन बनाने की बात की थी उन्होंने, और इसके बाद में उद्घाटन कहां पे हुआ था उनका? उदयपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और प्रीवी पर शाही भत्ता कितने लाख रुपए मिलता था मित्रों? 20 लाख। क्लियर? इनकम कितनी थी इनकी? आय कितनी थी मित्रों? तो आय की बात करें इनकी आय मेवाड़ वालों की कितनी थी मित्रों? 3 करोड़ रुपए थी। कितनी थी आय इनकी? 3 करोड़ से भी अधिक थी, है ना। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों अपन। देखिएगा, इसको देखिएगा मित्रों, आराम से ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। देखिएगा, राजस्थान में राज्यपाल का पद प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? देखिएगा मित्रों, ये आपके सामने ऑप्शन है। बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, प्रश्न में हमको दिया हुआ है वृहत राजस्थान। देखिएगा मित्रों, बात करते हैं इसकी वृहत राजस्थान, और वृहत राजस्थान की जो बात करें उसकी स्थापना के यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मार्च 1949। देखो, वृहत राजस्थान, इसी को मित्रों ग्रेटर राजस्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेटर। कभी परीक्षा में आए तो घबरा नहीं जाना, हमको कंफ्यूज नहीं पड़ जाना है। ग्रेटर राजस्थान, वृहत राजस्थान, 30 मार्च। बात करें मित्रों यहाँ पे, इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी की बात करें अपन यहाँ पे तो राजधानी तो यहाँ पे इसको किसको बनाया था मित्रों? जयपुर को। देखिएगा, इसके बाद में कौन कौन सी रियासतें इसके अंदर मिली थी? रियासतें मित्रों, तो इसके अंदर रियासतों की बात करूं मैं तो एक तो जयपुर, इसके बाद मित्रों सीमावर्ती बात करें तो सीमावर्ती, एक बार प्रश्न आ गया था कि सीमावर्ती जो रियासतें हैं वो कौन से चरण के अंदर मिली थी? तो मित्रों बात करें कि यह हमारा कौन सा चरण देख रहे हैं अपन यहाँ पे? चतुर्थ चरण है। कौन से चरण है? चतुर्थ चरण। और नाम क्या है इसका? वृहत राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान। सीमावर्ती मतलब कौन कौन सी सीमावर्ती मित्रों आपको पता होगा? तो जोधपुर, इसके बाद में बात करें अपन बीकानेर, और यहाँ पर जैसलमेर। ठीक है मित्रों, बात करें तो बीकानेर के रघुनाथ सिंह, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह, बीकानेर के शाहजूल सिंह और जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह।
इन्होंने विलय पत्र पर क्या किए थे मित्रों, हस्ताक्षर किए। राजस्थान की कौन सी रियासतें हैं जो पाकिस्तान में मिलने जा रही थी? तो मित्रों राजस्थान की ये जो रियासतें हैं वो पाकिस्तान में मिलने जा रही थी। क्यों मिलने जा रही थी? तो हमारे जो महाराजा हनुवंश सिंह है, उन्होंने उनको मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने कहा था कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर आ जाओ, मैं आपको कराची बंदरगाह है वो रेड कर दूंगा। तो इस कारण से ये सब साथ में, मतलब राजस्थान की बात करें, ये अपना राजस्थान है मित्रों, और इस राजस्थान का ये जो सीमावर्ती इलाका है, यहाँ की जो रियासतें हैं अपने, ये पूरी रियासतें कहाँ पर जाने वाली थी, किस में विलय होना चाह रही थी मित्रों, पाक में। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के, पीपी मेनन जी के प्रयासों से उनको किस में मिलाया गया था, अपने राजस्थान में मिलाया गया था। क्लियर मित्रों? देखिएगा आगे बात करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे और देखिए मित्रों को, यहाँ पे तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मित्र बात करें यहाँ पे ब्रज राजस्थान में, तो इनके प्रधानमंत्री किसको बनाए गए? तो यहाँ प्रधानमंत्री मित्रों हीरालाल जी शास्त्री को बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। और बात करें यहाँ पे तो महाराज प्रमुख, सॉरी राज प्रमुख की बात करें अपन यहाँ पे, राज प्रमुख का पद किसको दिया गया? राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो राज प्रमुख इनको बनाया गया था मित्रों यहाँ पे मान सिंह, सवाई मान सिंह सेकंड। और सवाई मान सिंह सेकंड कहाँ के थे मित्रों? जयपुर के थे। कहाँ के थे? जयपुर के। अब हमारे जो इन्होंने एकीकरण हुआ था, और तृतीय चरण में जब संयुक्त अपने राजस्थान, तो तीसरा चरण था मित्रों, उसके अंदर इन्होंने वादा किया था कि आजीवन वंशानुगत राज प्रमुख का पद महाराणा भूपाल सिंह जी के पास में रहेगा, क्योंकि मेवाड़ रियासत भारत की सबसे प्राचीन रियासत थी, विश्व की प्राचीन रियासत मानी जाती है, और अब मुगलों की आजीवन अधीनता को स्वीकार नहीं किया था मित्रों, इसलिए अपने आप में एक वर्चस्व वाली रियासत थी। तो अपने मान और सम्मान के लिए उनको राज प्रमुख का पद दिया हुआ था। परंतु जब चतुर्थ चरण को मिला रहे थे, उस समय सवाई मान सिंह जी थे, वो राज प्रमुख के पद के लिए अड़ गए, तो उनको राज्य करने के लिए राज प्रमुख का पद दिया गया मित्रों। परंतु उधर भोपाल सिंह जी नाराज हो जाते, इसलिए एक नया पद लाए, जिस तरह अपनी पूरी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास में होती है, पर यूज प्रधानमंत्री जी करते हैं, परंतु होती किनके पास में है? राष्ट्रपति जी के पास में। ठीक है, तो उसी तरह मित्र बात करें यहाँ पे, तो एक नया पद लाए, कौन से चरण में? चतुर्थ चरण में एक हम नया पद लाए, और कौन सा पद है? महाराज प्रमुख। कौन सा पद लाए हैं? महाराज प्रमुख। और महाराज प्रमुख आजीवन के लिए राजस्थान का प्रथम या अंतिम महाराज प्रमुख की बात करें तो महाराणा भूपाल सिंह जी थे। कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह जी, जो उदयपुर से, जो मेवाड़ से थे। क्लियर मित्रों? जिनका बात करें तो महाराज प्रमुख इनको बनाया गया इनको, और ये आजीवन बने, और इनके बाद में ना इनके पहले कोई नहीं बना, एकमात्र महाराज प्रमुख बने थे। कौन बने थे? महाराणा भूपाल सिंह जी। क्लियर? तो प्रश्न क्या पूछ रहे थे वो देखिए कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब बृहद राजस्थान राज्य का गठन किया, तब राज प्रमुख किससे बनाया गया, ये पूछ रहा है मित्रों। महाराज प्रमुख नहीं बनाया गया। तो महाराज प्रमुख ये तो क्या बने थे? महाराज प्रमुख बने थे, और यहाँ पर महाराज प्रमुख बने थे। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ये तो आंसर होगा ही नहीं। और ये भीम सिंह जी थे, वो तो कौन से चरण में थे मित्रों? द्वितीय चरण में। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं। आंसर क्या होगा? सवाई मानसिंह। और सवाई मानसिंह कौन से हैं मित्रों? तृतीय। उम्मीद करता हूं मित्रों ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, साथ साथ में आप इनको भी समझ रहे होंगे, प्रश्नों का आंसर भी आप देते जा रहे होंगे मित्रों। क्लियर? देखिएगा और आगे देखिए मित्रों, अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। और देखिएगा मित्रों, दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। वे थे, क्या पूछ रहे हैं मित्रों कि दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, मतलब 1 नवंबर 1956। कौन सा चरण था मित्रों? कौन सा चरण आ गया था हमारे यहाँ पे? सप्तम चरण। कौन सा था? सप्तम चरण। देखिएगा, इधर देखना, दिनांक क्या होगी मित्रों? सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हमने किन किन को मिलाया था? तो बात करें अपन तो एक तो हमारे पास में क्या था? दिलवाड़ा, और एक हमारे पास में आबू,
इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश चीफ शिप था, कौन था मित्रों? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा को बनाया गया था। और इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में हमने मंदसौर से क्या लिया था मित्रों? सुनील टप्पा लिया था। किससे लिया था? एमपी से लिया। इसके बाद बात करें तो राजस्थान से हमने किस क्षेत्र को दिया था? एमपी को शिरोर क्षेत्र को, और शिरोर क्षेत्र दे दिया था। और ये हमने किसको दे दिया था मित्रों? एमपी वालों को दिया था। और इनको मिलाकर के हमने कौन सा चरण पूरा किया था? सप्तम चरण। तो आंसर दीजिएगा आप, दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो देखिएगा, दिलवाड़ा और आबू, बिल्कुल दिलवाड़ा और आबू है। अजमेर और मेरवाड़ा बिल्कुल है। उपरोक्त तो दोनों, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। केवल सिरोही आंसर इसका नहीं होगा मित्रों। क्लियर? कोई और चरण में होगा इसका आंसर। देखिएगा मित्रों, बात करते हैं अपने यहाँ पे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं अजमेर मेरवाड़ा क्या था। ये जो अजमेर मेरवाड़ा की बात कर रहे हैं अपन, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा मित्रों एक तरह का अंग्रेजों का द्वारा शासित केंद्र शासित प्रदेश था। मतलब अंग्रेजों का मित्रों बात करें यहाँ पे सीधा नियंत्रण था। अंग्रेजों को एक अधिकारी था जिसका नाम है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो यहाँ पर बैठता था। दूसरी बात करें, इसके बाद में बात करें हम यहाँ पे, तो अजमेर मेरवाड़ा था, उनको अंग्रेजों ने कौन सी श्रेणी मित्रों? सी श्रेणी के अंदर रखा था। कौन सी श्रेणी में रखा हुआ था? सी श्रेणी। बात करें मित्रों तो यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा में हमारे एकीकरण से पूर्व एक विधानसभा चलती थी। राजस्थान की जो अभी विधानसभा चलती है, ऐसी अजमेर मेरवाड़ा की एक अलग से विधानसभा चलती थी मित्रों। देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि विधानसभा थी, उसमें सिर्फ सदस्य कितने थे? तो मित्रों कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। और इन 30 सदस्य की जो विधानसभा थी, इसको क्या कहा जाता था? तो इस 3 सदस्यों की जो विधानसभा थी मित्रों, 30 सदस्यों की विधानसभा, उसको धारासभा क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? धारासभा। और इस धारासभा का जो अब विधानसभा होगी तो मुख्यमंत्री तो होगा ही सही। तो इनका मित्रों बात करें तो सीएम कौन था? तो इनका जो मुख्यमंत्री था वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे मित्रों? हरिभाऊ उपाध्याय। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र शासित प्रदेश था जिसको किस श्रेणी में रखा गया था? तो कौन सी श्रेणी में रखा गया था? सी श्रेणी में। राजस्थान में एकीकरण के समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो कितने थे मित्रों? एक था। जो कौन सा था? अजमेर और मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा कितने सदस्य थी? 30 सदस्य। और उनके मुख्यमंत्री, सीएम मतलब क्या होता है मित्रों? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? कौन थे मुख्यमंत्री? हरिभाऊ उपाध्याय। ये बात होगी मित्रों। आगे बढ़ते हैं और आगे नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, देखिएगा ध्यान से पढ़ना एक बार कि रियासतों से संबंधित समस्याओं का समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना। क्या पूछ रहा है? रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? देखिएगा मित्रों, और पटवारी मुख्य परीक्षा के अंदर आए। अब यहां पर पूछा है हमको, देखिएगा रियासती विभाग। अब अभी तो पूछा कब की गई, हम तारीख याद करके बैठे रहेंगे तो काम नहीं होने वाला मित्रों ना। ऐसे कब तक रट्टा मारेंगे हम? हमको डीप से अंदर देख लेना थोड़ा। देखिएगा, रियासती विभाग की बात करें अपन, हमको पूछा है यहाँ पे स्थापना। इसकी स्थापना कब की गई मित्रों? इसकी स्थापना की जाती है 5 जुलाई 1947। कब की जाती है? 1947। देखिएगा, इसका हेड मुख्यालय एचओ कहाँ पे रखा जाता है? मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय मित्रों कहाँ रखा जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? जम्मू कश्मीर में। आगे बात करें मित्रों, तो इस रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष की बात करें तो हमारे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके वल्लभ भाई पटेल इसके क्या बनाए थे? अध्यक्ष बने थे। क्लियर मित्रों? ये कितनी बार पूछा है। सचिव कौन बने हुए थे? तो इनके सचिव थे मित्रों वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन, जो इसके क्या थे मित्रों? सदस्य थे। तो बताइए आप आंसर। अब रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की? 1 जुलाई 1948। आंसर नहीं होगा मित्रों, ये पीछे क्या है? 48 है इसलिए, है ना। 26 जनवरी 1950 ये भी नहीं होगा।
15 अगस्त 1947 नहीं होगा, 5 जुलाई 1947। आंसर क्या बैठेगा हमारा? 4 नंबर बैठेगा। क्लियर? आप सबने आंसर सही भी दिया होगा मित्रों। देखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिएगा, देखो मित्रों, निम्न में से प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए एक बार इसको ध्यान से। निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया? सबका आंसर सही आएगा मित्रों, है ना। निम्न में से किस समिति के अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया? अब देखिएगा मित्रों, बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक पहला ऑप्शन है पी सत्यनारायण राव समिति, शंकर राय डीएव समिति, बी आर पटेल समिति, और एक कौन सी है मित्रों? फजल अली समिति। देखना, बात करें अपन यहाँ पे फजल अली समिति मित्रों, तो ये जो थी वो राज्य पुनर्गठन आयोग था मित्रों। क्या था? एक राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान जो अभी वर्तमान का राजस्थान है, उसका जो अस्तित्व था वो वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व एक पूर्ण रूप में आया था मित्रों। कौन सी कमेटी थी वो? फजल अली। इस फजल अली कमेटी के अंदर 2 सदस्य थे मित्रों। एक सदस्य जिनका नाम था हृदयनाथ कजरू, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था के एम पणिकर। क्या नाम था मित्रों? के एम पणिकर। क्लियर? देखिएगा, फजल अली आयोग ये एक तरह का राज्य पुनर्गठन आयोग है जो 1 नवंबर 19 इसकी सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को हमारे राज्य राजस्थान को विधिवत जो अस्तित्व में आया था, मतलब अस्तित्व वर्तमान स्वरूप उसका राजस्थान कब आया था, कब आया मित्रों? कितनी बार आरएसएम परीक्षा में प्रश्न पूछ चुका है। 1 नवंबर 1956 को। कौन सा आयोग है? फजल अली आयोग। इस आयोग के तहत हमारे राजस्थान का जो ए, बी, सी और डी कैटेगरी में बटा गया था, उनको खत्म किया गया भारत के अंदर। और अब 2 ही श्रेणियां, मतलब ए भारत राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया था मित्रों? ए श्रेणी में, और बी श्रेणी में इनको रखा जा रहा था केंद्र शासित प्रदेशों को। देखिएगा, अब इस आयोग की सिफारिश के आधार पर ही भारत में केवल 2 ही श्रेणियां शुरू कर दी। अंग्रेजों वाली ए, बी, सी को हटा दिए गए। ए के अंदर जो रहेगा, जिनका प्रशासक रहेगा वो राज्यपाल रहेगा, और बी जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनमें उपराज्यपाल होगा या प्रशासक कोई नियुक्त किया जाएगा मित्रों। तो हमारे राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया था? ए श्रेणी में। क्लियर? एक तो इनके लिए बात होगी। दूसरी बात करते हैं, मतलब ये फजल अली तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूछा क्या है? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय का प्रश्न पूछा। नंबर 2, यहाँ पे बात करें हैं बी आर पटेल समिति। बात करें मित्रों, बी आर पटेल समिति का बहुत सारे बच्चे आज पहली बार नाम सुन रहे होंगे। बी आर पटेल समिति या किसी बहुत सारों ने सुना भी होगा। देखिएगा, अभी हमने पढ़ा था मित्रों एक चतुर्थ चरण पढ़ा था। कौन सा चरण पढ़ा था? चतुर्थ चरण। और चतुर्थ चरण की बात करें अपन यहाँ पे, तो चतुर्थ चरण में हमने राजस्थान का नाम रखा था वृहद राजस्थान। कौन सा राजस्थान है? वृहद या ग्रेटर। इसके अंदर एक तो जयपुर रियासत मिलाई गई थी मित्रों, इसके बाद में सीमावर्ती रियासतें जिनका नाम है एक का जोधपुर और इनका इसके बाद में बीकानेर और एक है जैसलमेर। देखिएगा मित्रों, अब यहाँ पर क्या होता है कि एकीकरण में यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी और जयपुर के सवाई मान सिंह, उन दोनों के बीच में आपसे उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अब वृहद राजस्थान की राजधानी किसको बनाई जाए। तो उस समय इस समस्या का समाधान, इस राजस्थानी विवाद का समाधान करने के लिए इनके द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है बी आर पटेल कमेटी। कौन सी कमेटी है? बी आर पटेल कमेटी है। उसके अंदर भी 2 व्यक्ति होते हैं मित्रों, एक का नाम है टी सी पुरी और एक व्यक्ति है जिसका नाम है एस पी सिन्हा। सिन्हा जी और पुरी जी, इन दोनों बी आर पटेल कमेटी के सदस्य होते हैं और इनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि जोधपुर में पानी की कमी है और पानी की जलापूर्ति अच्छी है, यूं करके इस चतुर्थ शरण के अंदर
अपने जयपुर को क्या बनाया जाता है, राजधानी। तो चतुर्थ श्रेणी में राजधानी बनाने के लिए विवाद को सुलटाने वाली जो कमेटी है जिसका नाम क्या है मित्रों, BR कमेटी। जबकि पूछा क्या है हमको, मत्स्य संघ में मिले, मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब बात आती है अपने यहाँ पे शंकर राय देव समिति मित्रों। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा इधर देखिएगा मित्रों, इन चीजों को मैं एक बार हटा देता हूं। वापिस से देखिएगा मित्रों, इधर पहला ऑप्शन है मित्रों पी सत्यनारायण राव कमेटी। सत्यनारायण राव कमेटी, इनके बारे में देख लेते हैं। दो आंसर तो नहीं हो रहे। अब पी सत्यनारायण राव कमेटी क्या होता है मित्रों कि राजस्थान का पूरा एकीकरण हो जाता है। उस समय यहां पर एक तो अजमेर और एक जयपुर, इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है कि भैया अपन किसको राजधानी बनाए। उस समय इन बात करें अपने यहाँ पे तो एक HP गुहा और V विश्वनाथन, ये दोनों इस कमेटी के क्या होते हैं मित्रों, सदस्य होते हैं। कौन सी कमेटी के, पी सत्यनारायण राव कमेटी के सदस्य कौन होते हैं, HP गुहा और कौन होता है, V विश्वनाथन। ये निर्णय लेते हैं कि अजमेर को अंदर हम जयपुर को क्या बनाई जाए, संपूर्ण राजस्थान की क्या बनाया जाए मित्रों, राजधानी बनाई जाए। और 7 नवंबर 1956 को दिन ये जयपुर को विधिवत रूप से क्या बना दिया जाता है, राजधानी बनाया जाता है। कौन सी कमेटी के द्वारा, पी सत्यनारायण। मतलब आंसर ये भी नहीं होगा। तो मित्रों बात करें कि निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान विलय होता है, तो आंसर क्या होगा मित्रों, शंकर राय देव समिति होगा। क्लियर, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अजमेर वाले नाराज हो जाएंगे तो उनको ना, आप नाराज मत हो, आपको एक विभाग दे देंगे, जयपुर वाले सब वहां आएंगे, पूरे पटवारी गिरदावर सब जो पटवारी सुन रहे हैं मेरी क्लास को, उन सबको भी किताबें लेके कहा जाना पड़ेगा, अब राजस्व विभाग। क्लियर। और इनको जब राजस्व दिया तो राजस्व विभाग इस कमेटी ने किसको दे दिया मित्रों, इन अजमेर वालों को। आज भी हमारा राजस्व विभाग कहां पर है, अजमेर में। क्लियर, आगे देखिएगा। और अगर जो बात करें मित्रों थोड़ा और देखिएगा कि जब अजमेर को राजस्व विभाग दिया तो जोधपुर वाले भी नाराज हो गए, बाकी वाले भी नाराज होने थे, सबको राजी रखने पड़ते हैं। तो उदयपुर वाले भी नाराज हो गए, कोटा वाले भी नाराज हो गए। तो देखिएगा मित्रों उस समय क्या होता है कि इन सब के लिए इन सबको अलग अलग विभाग दिए जाते हैं और उन विभागों का हमारे हमको एक प्रश्न पूछता है। देखिएगा अभी भी आपको मैंने बताया कि जयपुर को क्या बना दिया मित्रों, आप बताइए, राजधानी बना दिया। किसकी राजधानी, राजस्थान की, राजस्थान की राजधानी। अजमेर को क्या दिया, अजमेर को अभी भी आपको बताया मैंने, कौन सा विभाग दिया, राजस्व विभाग। चलो ठीक है। जोधपुर वाले नाराज हो गए तो ये लो, जोधपुर वालों को बोला कि भाई आप नाराज मत हो, जितने भी लोग लड़ाएंगे और कोर्ट की कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे तो आपके जोधपुर के अंदर आना पड़ेगा। उनको चलो ठीक है। उनको कौन सा विभाग दे दिया मित्रों, न्याय विभाग दे दिया। बीकानेर वाले फिर नाराज, बीकानेर वालों के लिए बोला कि जितने भी मास्टर हैं, गुरुजी हैं, वो सब आपके वहां पे आएंगे। मतलब बात करें कि बीकानेर की, तो बीकानेर के अंदर उन्होंने कौन सा विभाग दे दिया था, शिक्षा विभाग। आज भी कहां पर है शिक्षा विभाग, वहीं पर है मित्रों। क्लियर, बीकानेर के अंदर। उदयपुर वाले और नाराज, उदयपुर वाला को बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आपके वैसे भी वहां पे रॉक फास्फोर्ट जावर की बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं, सोना निकलता है आपके वहां पे, तो खनन संबंधित पूरा काम आपको दे देंगे। तो बात करें तो खनन विभाग उस समय किसको बांटा जाता है, खनन विभाग किसको दिया जाता है मित्रों, उदयपुर को दिया था। कोटा वाले फिर नाराज, कोटा वाले को बोला कि भाई तुम्हारे वहां पे रणथंभौर अभ्यारण्य है, चंबल है, तो चलो आप एक काम करो, वन का पूरा उधर रणथंभौर को उनको संभालना, बाघ भाग बहुत है मित्रों, तो वन विभाग पूरा किसको दे दिया जाता है, इनको दिया जाता है, कोटा वाले। इतना में वो मत्स्य संघ वाले और नाराज हो गए यार, पहले पहले तो हम मिले भरतपुर वाले ने, तो उनका आपको भी राजी रखते हैं। तो उन भरतपुर वालों को उनको दे दिया मित्रों कि आप संभालो कौन सा विभाग, कृषि विभाग। तो आपको कभी प्रश्न पूछे मित्रों कि एकीकरण के बाद में जब विभाग बंटवारा हुआ था उसमें कौन सा विभाग कहाँ था मित्रों, तो ये पूरी सारणी आपको
याद रखनी है और इस सारणी से एक प्रश्न आपका हमेशा बैठता है मित्रों, गलत नहीं करना। और ये पूरी समितियां हैं जो इनसे संबंधित है, हमारे एकीकरण से संबंधित है। क्लियर मित्रों, आगे बढ़ता हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको यहां तक की बात को समझ में आई होगी, है ना। आगे देखें, देखिएगा मत्स्य संघ, प्रश्न पढ़ो ध्यान से पहले। मत्स्य संघ राजस्थान के गठन का प्रथम चरण था। बिल्कुल, मत्स्य संघ राजस्थान के का कौन सा चरण था? प्रथम चरण था। क्लियर, मत्स्य संघ। चलो ठीक है, राज्य में इनमें से कौन से राज्य या सूबे इस संघ का हिस्सा थे? देखिएगा मित्रों, बात आ रही है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ आप सबको पता है कौन सा चरण है मित्रों? प्रथम चरण। दिनांक कौन सी होगी? 18 मार्च 1948। क्लियर, देखिएगा राजधानी किसको बनाया गया है? सॉरी, देखिएगा रियासतें कौन सी हैं? अब रियासतें कौन सी हैं तो हम लिख देंगे ABCD। सर ऐसे कैसे? ABCD मतलब ए से क्या हो गया? अलवर, बी से क्या हो गया? भरतपुर, सी से क्या हो गया? करौली, और डी से धौलपुर। तो आप आंसर तो दे ही दोगे मित्रों, ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और आगे देखिए मित्रों, तो इसकी राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी बनाते हैं मित्रों, किसको बनाता है? अलवर को। राज प्रमुख किसको बनाया जाता है? राज प्रमुख हमारे उदयभान सिंह, और उदयभान सिंह जी को बनाया जाता है। कहाँ के होते हैं? धौलपुर नरेश। कहाँ के हैं? धौलपुर नरेश। क्लियर। प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री किसको? शोभाराम जी कुमावत। शोभाराम कुमावत, और शोभाराम कुमावत कहाँ के थे मित्रों? ये भी अलवर के थे। क्लियर। पीछे उनकी स्थान याद रखना मित्रों, कभी कभी प्रश्न पूछता है। नामकरण किसके कहने पर? तो नामकरण की बात करें मित्रों तो KM मुंशी के कहने पर इनका नाम क्या पड़ा है? क्या पड़ा है? मत्स्य। स्पेशल नोट के रूप में ध्यान रखना है मित्रों कि अगर जो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे तो थोड़ा ध्यान से आंसर देना है कि मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या है? तो अलवर है। और अगर जो आपको प्रश्न पूछे कि मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है तो मत्स्य प्रदेश की राजधानी उस समय कौन सी थी? विराटनगर थी, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? बेराड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बेराड़। विजयनगर। क्लियर मित्रों, विजयनगर। इतनी बात आप मेरी समझ चुके होंगे मित्रों, और ये सब आप देख लिया होगा आपने। आगे देखते हैं, इनकी बात करें, इन मत्स्य संघ वालों की आय कितनी थी? वो भी प्रश्न एक बार पूछ लिया था मित्रों। इनकी आय कितनी थी? 1.84 लाख थी। कितनी थी मित्रों? 1.84 लाख पूरी मत्स्य संघ वालों की मिलाकर की क्या थी मित्रों? आय थी, है ना। आगे देखें, आगे देखते हैं। चलो 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को ही जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपया या अधिक है तो ही स्वतंत्र या संघीय भारत के अंदर स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसका बात करें अपन यहाँ पे तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का बात करें अपन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठवां अधिवेशन सलोटिया का मैदान कहां पर है? उदयपुर में हुआ था।
छठा अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था। इसमें बात करें अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष मित्रों यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके अंदर एक मुख्य अतिथि बुलाए गए थे जो कश्मीर के थे, जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था मित्रों? शेख अब्दुल्ला। तो आंसर आपका सीधा सीधा क्या बैठ जाएगा? जोधपुर नहीं होगा, बीकानेर नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा। आंसर क्या होगा मित्रों? उदयपुर होगा। पुलिस परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आया हुआ, ये इसकी थ्योरी है मित्रों। क्लियर? देखिएगा आगे बढ़े अपन, आगे देखिएगा। क्लास मित्रों थोड़ी लंबी हो सकती है ना, क्योंकि पूरा टॉपिक मुझे यहाँ पर क्लियर कराना है। अब आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह चाहिए तो फिर आप शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से कभी सिलेक्शन नहीं होते हैं मित्रों, है ना। क्योंकि आज तक के प्रश्न हैं जो तथ्यात्मक और परिणात्मक आने लग गए मित्रों। यहाँ शॉर्ट ट्रिक पढ़ के जाएंगे तो एक भी शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं आने वाली है ना। तो शॉर्ट ट्रिक के भरोसे और शॉर्ट तरीके के भरोसे कभी सिलेक्शन नहीं लिया जाता मित्रों, ध्यान रखना है ना। आपको अंदर डीप में उतरना पड़ेगा, है ना। देखिएगा मित्रों आगे बात करें अपन यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे कि मत्स्य संघ के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिएगा कि मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण था? प्रथम चरण। बिल्कुल क्लियर है। मत्स्य संघ का नाम के.एम. मुंशी द्वारा दिया गया है। बिल्कुल। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे। अभी बताया मित्रों मैंने यहाँ पे कि अभी मैंने बताया यहाँ पे कि धौलपुर के महाराजा, और धौलपुर के महाराजा का नाम क्या था मित्रों? उदयभान सिंह। और महाराजा उदयभान सिंह को बनाया था, और इसलिए अपना ये आंसर असत्य होगा। परंतु उत्तर राइट कौन सा होगा? या पूछा क्या है? सत्य नहीं असत्य। ये कथन ये असत्य है, और उत्तर राइट ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। और शोभाराम कुमावत कहाँ के थे? अलवर के थे। ये मैंने अभी आपको आगे वाली थ्योरी में बताया था। क्लियर? तो देखिएगा और आगे देखिए अपन यहाँ पे, तो आगे बात करें अपन यहाँ पे, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू व दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? देखिएगा मैंने अभी बताया आपको कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को हमने मिला करके एकीकरण को क्या किया था? पूर्ण किया था। एकीकरण को पूर्ण किया था। और उस समय बात करें, ये आंसर नहीं होगा। कौन सी कमेटी थी मित्रों? फजल अली। परंतु यहां पे बात करें तो आबू और दिलवाड़ा के लिए एक अलग से कमेटी भी बनी हुई थी, जिसका नाम है मुनि जिन विजय सूरी। कौन सी कमेटी थी? मुनि जिन विजय सूरी कमेटी, जिसकी सिफारिश के आधार पर भी आबू और दिलवाड़ा का राजस्थान के अंदर विलय किया था। परंतु वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या बैठेगा हमारा? फजल अली। और इसके अंदर डॉक्टर दशरथ शर्मा ये भी इनके क्या थे? इस कमेटी के सदस्य थे। ये आप पहली बार ये फैक्ट देख रहे होंगे कि मुनि जैन विजय सूरी का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कहां पर आता है? तो कहां पर आता है? आबू और कहां पे आता है मित्रों? दिलवाड़ा। क्लियर? देखिएगा तो इसका आंसर ये बैठ जाएगा। आगे बढ़ते अपन, सीधा आगे देखते हैं मित्रों अपन यहाँ पे कि अब आगे देखें, राजस्थान के सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? आंसर देखिए मित्रों, इसका क्या आंसर होगा? ये एकीकरण से पूर्व की घटना है। इसलिए मित्रों मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक दिन भी मैं कह रहा था परंतु आप बात क्या सुनते नहीं हुआ, है ना। क्योंकि आपको सब चीजें चाहिए शॉर्ट टर्म मित्रों, शॉर्ट टर्म में हर चीज नहीं मिल सकती है ना। अपने को डीप में उतरना पड़ेगा, हर चीज को समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा मित्रों। क्लियर? देखिएगा कि मैं कह रहा हूं कि किसी टॉपिक को पढ़ने के एक 3 स्टेज होती है, चरण होते हैं। एक तो पूर्व, एक मेन टॉपिक, और एक इस टॉपिक के पश्चात की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर? ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो एकीकरण की प्रश्न नहीं पूछ रहा, एकीकरण से पूर्व का प्रश्न पूछ रहा है। देखिएगा कि बात करें अपन यहाँ पे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि राजपूताना, इसके बाद में गुजरात और मालवा, इन तीनों के 22 राजाओं को जिनके सलाहकार थे उस समय, और जिन व्यक्ति जिनको अपन अभी वर्तमान में के.एम. मुंशी के नाम से जानते हैं, वो एक समय
मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के सलाहकार रहे हुए थे। महाराणा भूपाल सिंह जी के सलाहकार रहे हुए थे और इन्होंने अपना एक अलग संघ भारत की स्वतंत्रता के अंदर विलय न करके एक अपना अलग राज्य, एक अपना अलग देश, एक अलग स्टेट बनाने की बात सोची थी इन सबको मिला करके। और उसका नाम वो रखने वाले थे जिनका नाम ये क्या घोषित करने वाले थे, ये भी प्रश्न आपको पूछेगा। जिसका नाम वो रखने वाले थे राजस्थान यूनियन। ये राजस्थान यूनियन बनाने का सपना यूनियन किसने देखा था? तो राजस्थान यूनियन बनाने का सपना किसने देखा था मित्रों? महाराणा भूपाल सिंह ने। और 22 राजाओं का मालवा, गुजरात और राजपूताना के आसपास के राजा को बुलाया था, परंतु आपसी वैमनस्य के कारण ये जो राजस्थान यूनियन का सपना था वो कमजोर पड़ गया, असफल हुआ मित्रों। क्लियर? देखिएगा तो इसका आंसर क्या बैठेगा हमारा? महाराणा भूपाल सिंह। अब आपके दिमाग में ये सब प्रश्न पूछा मित्रों, तो सर इसके अलावा भी किसी और ने संघ बनाने का प्रयास किया था? राजस्थान यूनियन बनाने का सपना महाराणा भूपाल सिंह जी ने देखा था। आंसर क्या बैठेगा? महाराणा भूपाल सिंह। पहला ऑप्शन है महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह का मित्रों एक सलाहकार था जिसका नाम था वीटी कृष्णमाचारी। और वीटी कृष्णमाचारी थे, उनको उन्होंने बोला कि अपने भी एक कोई नया संघ बनाते हैं, आसपास के राजाओं को फोन करो, परंतु सम्मेलन रखा, उसमें कोई राजा नहीं आया। तो इनका सपना तो क्या हो गया मित्रों? धराशायी हो गया। मतलब राजा ही सलाहकार उसमें नहीं आए। दूसरी बात करें तो कोटा के जो भीम सिंह थे, उन्होंने अपने जो हाड़ौती की रियासत थी जिनका नाम था, आपको अभी भी मैंने बताया, हाड़ौती की एक तो कौन सी थी? कोटा, इसके बाद में एक कौन सी? बूंदी और एक झालावाड़। इन सबको मिलाकर के अपना एक नया संघ बनाने का सोचा था और उसका नाम भी क्या रखना चाह रहे थे वो? हाड़ौती संघ। ये परीक्षा में आरपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है कि राजस्थान में एकीकरण से पूर्व हाड़ौती संघ बनाने का सपना किसने देखा था? हाड़ौती संघ बनाने के असफल प्रयास किसने किए थे? तो आंसर क्या होगा मित्रों? महाराव भीम सिंह। अब बात आती है हमारे महाराव लक्ष्मण सिंह जी। महाराव लक्ष्मण सिंह जी की बात करें अपन, तो बात करें अपन यहाँ पे बांसवाड़ा, इसके बाद में प्रतापगढ़, इसके बाद में प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन तीनों को मिलाकर के उन्होंने एक संघ बनाने की कोशिश की थी जिसका नाम था वागड़ संघ। कौन सा संघ है मित्रों? वागड़ संघ। परंतु ये भी उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। वागड़ संघ बनाने का सपना महाराव लक्ष्मण सिंह जी ने प्रयास किए थे, असफल प्रयास किए थे। हाड़ौती संघ बनाने का महाराव भीम सिंह जी ने। और बात करें राजस्थान यूनियन बनाने का सपना किसने देखा था? महाराणा भूपाल सिंह थे। परंतु सभी प्रयास असफल रहे। अंततः 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण क्या होता है मित्रों? पूर्ण होता है। क्लियर? तो ये वीटी कृष्णमाचारी इसके प्रधानमंत्री थे, तो ये महाराजा मानसिंह थे। क्लियर? ये बातें आपको मोटी मोटी मैंने समझा दी मित्रों। क्लियर? बाकी डीप में और तो हम क्लासों के अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन अपने बेसों के अंदर देखेंगे मित्रों। क्लियर? देखिएगा आगे बात आ रही है अपने यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोग यह विलुप्त कर दिया? वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा में प्रश्न आया मित्रों, और आरएसएम जैन के अंदर भी ये प्रश्न आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा किस संविधान संशोधन के अंदर। ऑप्शन पहला 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन और 8वां संविधान संशोधन। देखिएगा मित्रों, बात करते हैं अपन कि संविधान संशोधन, बात करते हैं अपन राज प्रमुख की। राज प्रमुख का पद था मित्रों, उसको 7वें संविधान संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको क्या कर दिया था मित्रों? डिसमिस कर दिया था। मतलब क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। इन राज प्रमुख के स्थान पर एक नया पद ले आए थे जिसका नाम था राज्यपाल, और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिसका नाम था गुरुमुख, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। इन्होंने इनको राजस्थान का पहला राज्यपाल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और ये बात करें अपन यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा? 7वें संविधान संशोधन 1956 में किसको समाप्त किया? राज प्रमुख का पद समाप्त किया। और राज प्रमुख उस समय हमारे कौन थे? जयपुर के सवाई मान सिंह थे, जो राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख थे, संपूर्ण राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख थे। और इसके बाद पहले राज्यपाल कौन बने थे? हमारे गुरुमुख निहाल सिंह। क्लियर मित्रों? आगे देखिए, आगे बात करें मित्रों, तो जब यहाँ पर
ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करें मित्रों, एक लिखा हुआ यहाँ पे 26वें संविधान संशोधन 1971, इसमें क्या है? तो एकीकरण से संबंधित कुछ कहना चाह रहा है मित्रों ये, कि ध्यान से मेरी बात को देखना यहाँ पे, कि राजाओं को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो समिति थी रियासती विभाग, उन्होंने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो उनको कुछ पेंशन देना, पेंशन की बात करें मित्रों अपन, तो क्या मैंने अभी भी बताया था, शाही पत्ता या शाही पेंशन, जिसको प्रीवी पर्स कहते थे, प्रीवी पर्स। और मैंने किसको कितनी कितनी मिलती थी ये आज भी मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, ऑनलाइन के अंदर मैंने बताई हुई मित्रों। प्रीवी पर्स की बात करें मित्रों, तो एक कानून लाया जाता है और जिसका है 26वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन। और उस समय 1971, उस समय हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री होते हैं वो श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी थे, हमारे इंदिरा गांधी ये जो प्रधानमंत्री थे, और उनके समय में हमारे जो प्रीवी पर्स ये शाही पत्ते को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। आपके दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन यहाँ पे खड़े हो गए कि अभी कभी प्रश्न पूछेगा, आरपीएससी संस्कृत शिक्षा 2020 के अंदर प्रश्न आया था कि किस संविधान संशोधन के तहत राजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था, तो उसमें आंसर क्या बैठेगा मित्रों, हमारा 26वीं संविधान संशोधन 1971 में। क्लियर? देखिएगा आगे, आगे बात करें अपन यहाँ पे आगे, और देखिएगा अभी प्रश्न आप लोगों ने देखा था कि इधर देखिएगा, सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? अभी बताया मित्रों, जयपुर के कौन थे? सवाई मानसिंह के। किनके थे मित्रों? सवाई मानसिंह, जो एकीकरण के समय थे। क्लियर? सवाई मानसिंह सेकंड। क्लियर? आगे देखिए, देखिएगा मित्रों आगे का क्वेश्चन, देखिएगा कैसे प्रश्न आते। देखो, कृषि अधिकारी के अंदर प्रश्न आया, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम लिखिए। अब देखो, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आरोही क्या होता है। आरोही का अर्थ होता है कि छोटे से किधर जाना है, बड़े की ओर। मतलब बात करें अपन यहाँ पे कि इस रियासतों, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण की बात करें अपन यहाँ पे, तो एकीकरण मतलब पहले किसका हुआ था, इसके बाद में किसका हुआ, और अंत में किसका हुआ। देखिएगा, टोंक रियासत का कौन से चरण में होता है? द्वितीय चरण में। उदयपुर रियासत का कौन से चरण में होता है? तृतीय चरण में। इसके बाद में जैसलमेर का कौन सा में होता है? चतुर्थ चरण में। और अजमेर का किसमें होता है? लास्ट कौन सा चरण होगा मित्रों? सातवां चरण। तो आंसर क्या होगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। क्लियर? आरोही क्रम। क्लियर? अवरोही हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा मित्रों, बात से उस तक, है ना। देखिएगा, अब ऐसे प्रश्नों को आपको तैयारी करनी, प्रश्नों को देख करके आप कैसे पढ़ना वो देखना है मित्रों आपको। इन मेरा प्रश्न करवाने का माध्यम है कि अब आपका आइडियोलॉजी कैसे लगानी है, आगामी जो अब किताब में पढ़ोगे तो कैसे उसको, उन प्रश्न कैसे आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का पढ़ने के बाद ये प्रश्न रहता है कि सर हमारे प्रश्न कैसे आएंगे, तो मित्रों ऐसे प्रश्न आएंगे। सबकी तैयारी ऐसे करनी है हमको, आरोही। और अब हमको कैसे देखना है, कभी पूछ सकता है अवरोही में। क्लियर? तो आरोही अवरोही का जो क्रम है वो भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर? देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पे, तो एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे? देखिएगा, बात करें अपन एकीकरण की, ये तो सब आंसर दे देंगे आप सब आंसर दे दोगे इसका, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए क्या होगा, एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे। तो एकीकरण किन किन का किया वो देखिएगा। पहले एकीकरण मित्रों बात करें अपन यहाँ पे रियासतों का, रियासतें, और इसके बाद में बात करें अपन यहाँ पे ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश, चिपसिप, केंद्र शासित प्रदेश या चिपसिप शिप। ठीक है, देखिएगा इनका रियासतें कितनी थी हमारे? 19 थी। ठिकाने कितने थे? 3 थे। केंद्र शासित प्रदेश कितना था? 1 था। अब आप सब इसका आंसर तो दे दोगे, कैसे मित्रों? आंसर क्या होगा? ये तो रियासतें थी, ये ठिकाने थे,
और ये क्या था, चिपसिप। और हमको पूछा क्या है मित्रों, टिकाणे। आंसर क्या बैठ जाएगा हमारा, 3 नंबर। देखिए अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये अंतर पता नहीं होगा कि टिकाणे और रियासत में क्या अंतर है। टिकाणे रियासत थे मित्रों, उनको तोपों की सलामी दी जाती थी। तोपों की क्या दी जाती थी, सलामी। और इनको जिनको तोपों की सलामी दी जाती थी, वर्ष में एक बार तोपों की सलामी दी जाती थी, इसलिए इनको कहते थे सेल्यूलेट, सेल्यूलेट स्टेट। तो आपको कभी प्रश्न पूछे कि राजस्थान में सेल्यूलेट स्टेट कितने हैं, तो आंसर कितना करना है आपको, 19। कभी कभी अगर जो पूछ ले रियासतें कितनी हैं, यूं नहीं पूछे कितने सेल्यूलेट स्टेट थे, तो कितने थे मित्रों, 19 थे। बात करें अपन तो नॉन सेल्यूलेट कितने थे, नॉन सेल्यूलेट जिनको बात करें टिकाणों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, इनको क्या कहते थे, टिकाणे। क्लियर। अब देखिएगा तो सर राजस्थान में 19 रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी, नहीं मित्र। राजस्थान की अपने स्पेशल नोट कहता है कि राजस्थान की 2 ऐसी रियासतें हैं जिनमें एक तो है शाहपुरा और एक है किशनगढ़, जिनको कभी तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। किशनगढ़, इनको तोपों की सलामी को नहीं दी जाती थी। किधर, शाहपुरा और किशनगढ़। तोपों की सलामी देना और तोहफे रखना अलग बात है मित्रों। भारत की पूरे भारत में 3 ऐसी रियासतें थी जिनमें एक तो थी कश्मीर, एक हरियाणा, एक ही थी पटियाला और एक थी हमारे राजस्थान की बीकानेर। इनको केवल इन 3 रियासतों को तोहफे रखने का अधिकार था। पूरे भारत की 3 रियासतें जो तोहफे रख सकती थी, बाकी तो तोपों की क्या दी जाती थी, इनको तो सलामी दी जाती थी। तोहफे रख सकती थी ऐसी कौन सी थी, तो ऐसी कौन सी थी मित्रों, केवल बीकानेर थी। क्लियर। तो इसका आंसर हमारा ये बैठ जाएगा। बात करें अपन यहाँ पे तो और अगर जो देखिए अपन यहाँ पे बात और करें मित्र यहाँ पे तो टिकाणे की बात आएगी है, तो टिकाणे को देख लेते हैं अपन। राजस्थान में टिकाणे कौन कौन से थे, इन टिकाणों की बात करें तो 3 टिकाणे थे। कौन कौन से थे, एक तो कुशलगढ़, इसके बाद में एक निमराना, इसके बाद एक कौन सा था, लावा था। क्लियर। देखिएगा कुशलगढ़ जब एकीकरण के समय में कुशलगढ़ का कौन सा शासक था, तो जिसका नाम था हरेंद्र सिंह। कौन था मित्रों, हरेंद्र सिंह। इसके बाद में बात करें अपन तो निमराना कौन था, तो राव राजेंद्र सिंह था। कौन था मित्रों, राव राजेंद्र सिंह। इसके बाद लावा का कौन था, तो लावा का मित्रों वंशदीप सिंह था। कौन था, वंशदीप था। प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है कि एकीकरण के समय में कुशलगढ़ के किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे, तो हरेंद्र सिंह। निमराना में किसने किए थे, राव राजेंद्र सिंह। एक बार प्रश्न पूछा मित्रों कि इन जो टिकाणे थे, इन 3 टिकाणों के अंदर कौन कौन से राजवंश थे। कुशलगढ़ के अंदर बात करें तो कुशलगढ़ में बांसवाड़ा के अंदर सिसोदिया वंश का राज्य, गोहिल वंश की शाखा है, उनका राज्य। परंतु टिकाणा बांसवाड़ा के अंदर आता, परंतु वहां सिसोदिया वंश नहीं है मित्रों। ये ध्यान रखना, महिला पर्यवेक्षक के अंदर परीक्षा प्रश्न आ गया था, वहां पर कुशलगढ़ टिकाणा में कौन सा वंश का शासनकाल था, राठौड़ वंश का। इसके बाद बात करें निमराना में कौन सा वंश का था, तो निमराना की बात करें तो यहाँ पर नरुका वंश का शासन था। कौन सा वंश था, नरुका वंश। और लावा की बात करें तो लावा में यहाँ पे कछवा वंश का राज था। इसलिए मैंने आपको चतुर्थ चरण के अंदर ये लावा मिल जाता है। ये कौन से चरण में मिलता है, ये पहले चरण में मिलता है, ये दूसरे चरण में। परंतु लावा टिकाणा अकेला नहीं मिलता है, उससे पूर्व इसको 19 जुलाई 1948 में, 19 जुलाई 1948 में इस लावा को किसमें मिला दिया जाता है, जयपुर में मिला दिया जाता है। इस लावा को इसमें विलय कर दिया जाता है। कौन सी तारीख को, 19 जुलाई 1948 को। फिर जयपुर ही 30 मार्च 1949 को राजस्थान में मिल जाता है। तो आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आता होगा कि सर लावा कौन से चरण में मिलता है, तो भैया जब जयपुर मिलता है चतुर्थ चरण में, उसी समय मिलता है, अलग से नहीं मिलता, क्योंकि पहले से लावा को इसमें मिला दिया गया था जयपुर। क्लियर। तो देखिएगा ये सब शासक है जो विलय पत्र पर क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन चलो।
26 जनवरी 1950 को संयुक्त विशाल वृहद राजस्थान का नाम राजस्थान संघ रखा है। इसमें किस रियासत का विलय किया था? देखिएगा मित्रों, क्या पूछ रहा है? 26 जनवरी 1950 मतलब कौन सा चरण हो गया? ये छठा चरण होगा। कौन सा चरण हो गया मित्रों? छठा चरण। और छठे चरण की बात करें तो यहाँ पर केवल एक रियासत थी जिसका नाम है सिरोही, और सिरोही के अंदर किसको छोड़ दिया गया था? आबू, और किसको छोड़ा था? दिलवाड़ा को। आबू और दिलवाड़ा को छोड़ा था तो किसमें मिलाया था? इन दोनों को कौन से प्रांत में मिलाया था? बॉम्बे प्रांत में मिलाया था। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा है मित्रों, आबू और दिलवाड़ा को कौन से प्रांत में मिलाया था? बॉम्बे प्रांत। बहुत बड़ी कहानी है इसके ऊपर। जो गोकुल भाई भट्ट है उनको हमको आबू और दिलवाड़ा नहीं चाहिए। हमारे राजस्थान के नेताओं ने कहा कि भाई हमको हीरालाल शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा है कि हमको आबू और दिलवाड़ा नहीं चाहिए, हमें तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए, जो सिरोही के प्रजामंडल के अध्यक्ष भी थे मित्रों, और राजस्थान का गांधी भी इनको कहा जाता है। तो इस कारण से फिर हमने यहाँ पर इसको वापिस कहाँ पर मिलाते हैं हम? 7वां चरण में। तो बात करें कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है, एकमात्र रियासत, कभी प्रश्न पूछ ले, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसका 2 चरणों में विलय होता है, वो कौन सी है? तो 2 चरणों में विलय होता है। पहले तो सिरोही खुद अकेला मिलता है और फिर उसके आबू और दिलवाड़ा को मिलाया जाता है। क्लियर मित्रों? चलो आगे देखें, आगे बात बढ़ाए। देखिएगा, ये लो अभी प्रश्न बताया था मैंने। अजमेर मेरवाड़ा में संविधान सभा के सदस्य थे, पूछा। मुख्यमंत्री थे ये नहीं पूछा मित्रों। देखो पहला ऑप्शन पर हरिभाऊ उपाध्याय, ये क्या थे? ये तो मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री कहाँ के थे? ये अजमेर मेरवाड़ा के। प्रश्न देख करके आंसर टिक करना है ना। अजमेर मेरवाड़ा के। वीपी मेहनत तो क्या थे? रियासती विभाग के सचिव थे। के मुंशी क्या थे? हमारे मेवाड़ के महाराणा जी के सलाहकार थे। और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मुकुट बिहारी भार्गव। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, है ना। आगे देखिएगा। चलो, तो ये हमने मित्रों बात कर ली। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट अपन इसी तरह की एक सीरीज लेकर के मैं हर 1 से 2 दिन के आपके सामने मुकाते रहूंगा। आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप आपके पास जो भी मैटर है उसको पढ़ते रहिए। हम सभी विषय की, राजनीति विज्ञान है, विज्ञान है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है, उन सब की PYQ या MCQ क्लास लेके आएंगे मित्रों, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और आपके पास जो भी मैटर है उसको पढ़ते रहिएगा, और ये जो अपने क्लास है उनको देखते रहिएगा, और उसमें आंसर साथ साथ में देखते रहिएगा मित्रों। इसमें कुछ नया फैक्ट मिलता है, उनको आप अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन करिएगा। यही तैयारी का मुख्य आधार होता है मित्रों। तो थैंक यू सो मच। अच्छे रहिए मित्रों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।